जय हिंद दोस्तों। आप सबका आज के एडिटोरियल के वीडियो में बहुत ज़्यादा स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप बहुत बढ़िया हैं। दोस्तों आज मंडे को मिल रहे हैं हम 2 दिन के बाद। आज है 5 दिसंबर। और दोस्तों जैसे कि आपने सैटरडे को भी देखा होगा कि हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि पिछले हफ्ते में निकले थे एक्सप्लेन्ड सेक्शन के, वो हमने डिस्कस करे थे। तो ऐसे ही कोशिश रहेगी कि हर सैटरडे जो ऐसे टॉपिक्स आते हैं, ऐसे आर्टिकल्स एक्सप्लेन्ड सेक्शन में आते हैं, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस के हो, चाहे वो द हिंदू के हो, या चाहे वो द प्रिंट के हो, या किसी और पब्लिकेशन के भी हो, कोशिश करूंगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ सैटरडे टू सैटरडे शेयर करता रहूं। मंडे टू फ्राइडे हमारी एडिटोरियल डिस्कशन चलती रहेगी, तो जो भी रेलेवेंट आर्टिकल्स रहेंगे, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 4 हो, वो हम मंडे टू फ्राइडे डिस्कस करते रहेंगे। आज की डिस्कशन में 3 आर्टिकल्स जो आपके सामने आपकी स्क्रीन पे हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। एक तो आर्टिकल वेंकैया नायडू जी ने लिखा है इंडियन एक्सप्रेस में, डेमोक्रेसी इंटरप्टेड, जहां पे ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की बात करते हैं। देन बात करेंगे एक आर्टिकल, आज वर्ल्ड सॉइल डे है, तो सॉइल मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। सॉइल हेल्थ का इतना सिग्निफिकेंस क्या है हमारे एग्रीकल्चर के लिए, उसकी हम डिस्कशन करेंगे। और एक आर्टिकल आईआर से संबंधित, ये टेक्स्ट कंटेक्स्ट वाले पेज में, एक्सप्लेन्स वाले पेज में आया था द हिंदू में, चाइनाज मूव इन द इंडियन ओशन। और क्वेश्चन ऑफ द डे विल बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। नाउ अ वेरी सीरियस इशू, वील बिगिन द डिस्कशन, डेमोक्रेसी इंटरप्टेड बाय एम वेंकैया नायडू जी। देखिए अब अपने आप को पूछे जरा, हम इतने एजुकेटेड हैं, हम आईटी के जमाने में रहते हैं, हमारे सामने तमाम इंफॉर्मेशन है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके बारे हमको ना पता हो। अब जिसको आप चूज करने जाते हैं, जिसको आप वोट करने जाते हैं, आज के टाइम पे हमको उसके बारे भी पता होता है, कहाँ उसका उठना बैठना है, क्या उसका ट्रैक रिकॉर्ड है, क्या वो वर्दी है वोट करने के लिए कि नहीं है। लेकिन आप क्या क्रिमिनल्स को वोट करेंगे? सोचने की बात है, अपने आप को पूछिए, भाई हम क्रिमिनल्स को वोट क्यों करेंगे? हम उनके हाथ में अपने देश की भागदौड़ क्यों सौंपेंगे जिन्होंने क्राइम करा हो? हमारी डेमोक्रेसी का, हमारे लोकतंत्र का भविष्य क्या होगा अगर हम ऐसे लोगों को सत्ता में आने दें, अगर हम ऐसे लोगों को विधायक बनाएं? सोचिए, क्या आप ऐसे लोगों को एज रोल मॉडल्स देख सकते हैं? जरा अपने आप से पूछिए। तो लोग फिर क्यों ऐसे अंधाधुंध लोगों को वोट कर रहे हैं? क्यों ऐसे लोग जो हैं, जो क्रिमिनल्स लोग हैं, जो गुंडे हैं, गैंगस्टर्स हैं, वो क्यों हमारे विधायक बन के हमारे सामने आ रहे हैं? जरा अपने आप को रिमाइंड करें। हम बहुत इस बात का गर्व बनाते हैं, बहुत इस बात का गौरव होता है दैट हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। और लोकतंत्र के बारे, डेमोक्रेसी के बारे हमको अंग्रेजों ने देन नहीं दी है। हम पहले से डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो हैं हमारी सभ्यता में पहले से ही एंश्राइंड थी। लेकिन अगर इस चीज को हम ना सुधारें, किस चीज को, कि हम ऐसे लोगों को चुन रहे हैं जो क्रिमिनल्स हैं, अगर हम इस चीज को ना सुधारें तो हम अपनी जिम्मेवारी एज अ सिटीजन नहीं निभा रहे हैं, तो हम इंडिया को फेल कर रहे हैं, हम इंडियन डेमोक्रेसी को फेल कर रहे हैं। केवल यह कह देना कि देखो जी हम बहुत लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, उससे कहने से डेमोक्रेसी नहीं बन जाती है। सोचिए इस बात को। आज एक ऐसे समय पे जहां पे भारत के पास G20 की प्रेसिडेंसी है, विश्व भर में बहुत सारे देश भारत को लुक अप टू कर रहे हैं, तो क्या हमारे देश में गुंडे, गैंगस्टर, माफिया वाले, क्या वो हमारे विधायक बनेंगे? तो ये रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट करने वाली बात होती है। इनफैक्ट हमको डेटा बार बार बताता रहता है, हमारे सामने डेटा बार बार आता रहता है अबाउट द राइजिंग नंबर ऑफ विधायक जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, चाहे वो विधानसभा में हो। और किसी भी राइट माइंडेड सिटीजन के लिए, जो कोई नागरिक अपने देश को लेके, अपने समाज को लेके चिंतित है, उसके लिए यह मुद्दा बहुत चिंता वाला है। और ये जो ट्रेंड है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का, ये बढ़ता जा रहा है और ये हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटी को खा रहा है और करप्शन बढ़ रहा है। जरा सोचिए, आप कल को आईएएस लगते हैं, आपकी उम्र 25-26 साल की है, आप कल को आईएएस लगते हैं, कल को आप कहीं कलेक्टर लगते हैं, कहीं एसएसपी लगते हैं, आपको किसकी सुननी पड़ेगी? एक ऐसे विधायक की जो कि क्रिमिनल है, जो कि गुंडागर्दी करता है। इतना पढ़ लिख के, इतनी आप पॉलिटी, आईआर, इंटरनल सिक्योरिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी पढ़ के आपने एग्जाम क्लियर किया और आप किसकी सुनेंगे? गुंडे की सुनेंगे। क्यों सुनेंगे आप? तो जुडिशरी क्या कर रही है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रहे हैं? जो हम ऑर्गन्स की बात करते हैं, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है, जुडिशरी है, वो क्या कर रहे हैं? क्या हम तमाशा ही देखते रहेंगे? इसका लेके कुछ हम सुधार नहीं करेंगे? क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी को कैसे ये इंपैक्ट करता है? देखिए अब क्या होता है ना, पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे लोगों को टिकट दे देती है जिनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है,
जो कि वोट बहुत गार्नर कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि भी ऐसे लोगों को टिकट दी जाएगी जो बहुत पढ़े लिखे होंगे, जिनको पॉलिटी आती होगी, जिनको हिस्ट्री आती होगी? नहीं, ऐसे लोगों को नहीं टिकट दी जाती है। उन लोगों को टिकट दी जाती है जो ज्यादा वोट्स कैप्चर कर सकते हैं। अब जो गुंडागर्दी करते हैं, जो माफियाज चलाते हैं, जो सिंडिकेट्स चलाते हैं, डेफिनेटली टिकट्स उनको मिलती है। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्यों ऐसे लोगों को टिकट दे रही है, सोचने की बात है। और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, अब ब्यूरोक्रेट, अगर आप ब्यूरोक्रेट हैं, एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, तो आपने तो उनके आदेश ही मानने होंगे, आपको तो वही करना पड़ेगा जो आपको कहा जाएगा करने के लिए। तो किस बात की ब्यूरोक्रेसी रही, किस बात का प्रशासन रहा, जब गैंगस्टर्स ही सबको कंट्रोल कर रहे हैं, जब क्रिमिनल्स ही सबको कंट्रोल कर रहे हैं। एक 26-27 का नौजवान, एक 26-27 साल का नौजवान इतना पढ़ लिख के आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, लेकिन किसकी सुननी पड़ती है? गैंगस्टर की। तो कहां से गवर्नेंस होगा, कहां से आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होगा? क्या किया जा रहा है पॉलिटिक्स को डीक्रिमिनलाइज करने के लिए? तो वोहरा कमेटी सेटअप करी गई थी कब? 30 साल पहले, 1993 में। सेंट्रल गवर्नमेंट के, तब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, उस वक्त ये कमेटी सेटअप करी गई थी, वोहरा कमेटी, जिसने ये कहा था कि कुछ पॉलिटिकल लीडर्स गैंगस्टर बन चुके हैं, कुछ ऐसे गैंगस्टर्स हैं जो कि पॉलिटिकल लीडर्स बन चुके हैं, और वो किसी तरह से लूपहोल्स को एक्सप्लॉइट करके, हमारे सिस्टम के लूपहोल्स को एक्सप्लॉइट करके एंटर कर रहे हैं, पार्लियामेंट में एंटर कर रहे हैं, विधानसभा में एंटर कर रहे हैं। ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का जो ट्रेंड है पिछले 30 सालों में, कम नहीं हुआ है, बड़ा है। सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन है? अगस्त 2021 में, 1.5 साल पहले, 1 साल पहले की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी भी भारत इंतजार कर रहा है कि कैसे हम अपने पॉलिटिक्स को डीक्रिमिनलाइज कर सकते हैं। 20 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था, कोई भी कैंडिडेट जो कि इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगा, उसको अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और क्रिमिनल रिकॉर्ड्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे अलोंग विद द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। चाहे आप 8वीं पास हैं, चाहे आप 12वीं पास हैं, चाहे आपने हार्वर्ड से डिग्री करी हो, जो भी आपके अगेंस्ट पर्चे हैं, जो भी आपके अगेंस्ट केसेस फाइल किए गए हैं, कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड हो। देखिए ऐसा है, अब पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी होते हैं, कई बारी एक्टिविज्म के चक्कर में, कई बारी किसी पर्टिकुलर बिल के कोई प्रस्ताव हमारे सामने रखा जाता है, कोई बिल का प्रपोजल रखा जाता है, उसके अगेंस्ट अगर हम प्रोटेस्ट करते हैं या लोग इकट्ठे करते हैं, तो प्रोटेस्ट करना तो अलाउड होता है, प्रोटेस्ट करना तो ऐसा नहीं कि गैर कानूनी कोई काम होता है, लेकिन कई बारी पॉलिटिकल वेंडेटा में आके पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को भी जेल में डाल दिया जाता है। चलो चाहे जो भी हो, अगर आपके अगेंस्ट केस है, चाहे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं, आपको वो सारे के सारे केसेस डिक्लेयर करने हैं। चाहे आपने क्राइम कितना, देखिए क्राइम तो क्राइम होता है, आपने किसी का मर्डर किया है, किसी का रेप किया है, ठीक है, किसी के साथ आपने फ्रॉड किया है, कुछ भी किया है, क्राइम तो क्राइम होता है। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के अगेंस्ट भी पर्चे हो जाते हैं, तो जो भी है आपको वो डिक्लेयर करना पड़ेगा। ये 2002 की जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी, इसको बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है, क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो कि कॉन्टेस्ट करते हैं फॉर इलेक्शंस, वो ये सारा का सारा रिकॉर्ड डिक्लेयर करते हैं। देर बाय इसके चलते एक डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी जरूर आई है हमारे इलेक्टोरल सिस्टम में। 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था, कोई जो सिटिंग विधायक होगा, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो एमएलए हो, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर पाएगा अगर तो उसके प्रति, उसके अगेंस्ट कि कोई केस सुनाया, अगर उसके अगेंस्ट कोई केस चल रहा है, अगर उसके अगेंस्ट कोई ऐसा जुर्माना है फॉर 2 इयर्स, अगर उसको ऐसा कोई कन्विक्ट करा गया है फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 इयर्स, तो वो नहीं स्टैंड कर सकता या कर सकती फॉर द इलेक्शन, चाहे वो सिटिंग एमपी हो, चाहे वो सिटिंग एमएलए हो ना। अब बात ये आती है कि अब चलो आपके अगेंस्ट क्रिमिनल केस लगा दिया गया, अब ये बात तो बाद में जुडिशरी ही तय करेगी कि आप निर्दोष हैं कि नहीं है। जब तक आप गिल्टी प्रूवन नहीं करे जाते तब तक तो आप निर्दोष होते हैं, लेकिन ये पूरा प्रोसेस जो है इसको भी फास्ट ट्रैक करना बहुत जरूरी है ना। तो यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया था, 12 स्पेशल कोर्ट्स एस्टैब्लिश करे थे, ताकि कैसे फास्ट ट्रैक किया जा सकता है जो क्रिमिनल केसेस हैं अगेंस्ट दी एमपीज एंड एमएलएस, ताकि कैसे जस्टिस लेके आया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद भी बहुत सारे डायरेक्शंस इशू करे हैं। ये 2005 की बात है, 2005-6 की बात है, उसके आज 17-18 साल हो चुके हैं कि भाई उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को बार बार ये कह रहा है कि अभी भी डिले इतना क्यों आ रहा है इन्वेस्टिगेशन में, इन केसेस में। अगर तो कोई एमपी या एमएलए निर्दोष है, इनोसेंट है, तो लेट दैट बी प्रूवन इन दिस कोर्ट। अगर आप फास्ट ट्रैक कोर्ट सेट कर रहे हैं फिर भी डिलेज आ रहे हैं, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट सेट करने का पर्पस ही क्या है? यहां पे आंकड़े क्या कहते हैं,
नंबर ऑफ पेंडिंग क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट सिटिंग एंड फॉर्मर एमएलएज एंड एमपीज अभी भी कितने हैं? 5000 से ज्यादा। ये तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ लास्ट ईयर की बात है। तो क्या फायदा फास्ट ट्रैक कोर्ट सेट करने का? तो देखिए, अब वे फॉरवर्ड में अगर आपने बात लिखनी है, अगर हमको ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द सॉल्यूशन, तो फास्ट ट्रैक करना ट्रायल्स को, एक्सपेडाइट करना जुडिशियल प्रोसेस को एक टाइम बाउंड मैनर में बहुत ज्यादा जरूरी है। यही क्लीन कर सकता है हमारी पब्लिक लाइफ को, नहीं तो ये जो बीमारी है फैलती रहेगी और कोई ढील नहीं हो सकती, कोई लीनियंसी नहीं हो सकती। क्रिमिनल्स होते हैं, पब्लिक लाइफ में आने का उनका कोई भी मतलब नहीं बनता, चाहे उनका जो भी क्राइम रहा हो, चाहे उन्होंने फ्रॉड किया हो, रेप किया हो, मर्डर किया हो, दे हैव नो बिजनेस टू बी इन पॉलिटिक्स, दे शुड बी बिहाइंड द बार्स, दे शुड बी गिवन जस्टिस। तो टाइम बाउंड जस्टिस डिलीवरी सिस्टम होना बहुत ज्यादा जरूरी है, यही हमारे पब्लिक सिस्टम को क्लीन कर सकता है। चलिए अगला आर्टिकल, यहां पे हम बात करेंगे पुअर सॉइल मैनेजमेंट के बारे और कैसा इसका इंपैक्ट। डेफिनेटली सॉइल, धरती की बात करें, मिट्टी की बात करें, वो फर्टाइल है तो डेफिनेटली धरती उपजाऊ होगी, जो उत्पादन है, खाने का उत्पादन है, वो अच्छा होगा। अगर वो अच्छा होगा तो लोग खुश रहेंगे, फूड सिक्योरिटी रहेगी। अगर नहीं होगा, अगर सॉइल हेल्थ डिग्रेड करती रहेगी, हम सॉइल इरोजन के बारे ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, एनवायरमेंट में पढ़ते हैं, सॉइल हेल्थ ही अगर अच्छी नहीं होगी तो फूड इनसिक्योरिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, देखिए अब हेल्दी सॉइल्स की जहां पे बात आती है तो वो बहुत, अब ये क्यों हम बात डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज आज 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है। तो हेल्दी सॉइल्स बहुत एसेंशियल कंपोनेंट है हमारे वातावरण के लिए, हमारे सर्वाइवर के लिए, तो प्लांट न्यूट्रिशन के लिए और हमारी न्यूट्रिशन के लिए और ग्राउंड वाटर लेवल्स को भी मेंटेन करने के लिए सॉइल हेल्थ अच्छी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या आपको पता है कि अगर हम सॉइल हेल्थ की बात कर रहे हैं तो जैसे हम ओशंस की बात करते हैं कि भी वो बहुत बड़े सिंक हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करते हैं, तो जो सॉइल है ये भी हमारे वातावरण को, हमारे प्लैनेट के क्लाइमेट को, तापमान को रेगुलेट करते हैं, बिकॉज सॉइल भी तो रेजर्वॉयर्स हैं, सिंक है कार्बन डाइऑक्साइड के, स्टोर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तभी तो बार बार कहा जाता है कि ज्यादा पेड़ पौधे ना काटो, एफॉरेस्टेशन करो, क्योंकि जितने पेड़ पौधे होंगे उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वातावरण में है वो अब्सॉर्ब होगा। और एक लैंडस्केप को मेंटेन करने में भी फर्टाइल सॉइल हेल्प करते हैं। बारिशें तो आती रहती हैं, कभी भी बाढ़ आ सकती है, कभी भी अकाल पड़ सकता है, सॉइल हेल्थ के ऊपर इंपैक्ट होगा। लेकिन अगर सॉइल हेल्थ ऑलरेडी इतनी डिग्रेडेड है तो सोचिए कि उसका प्रभाव कितना और हो सकता है सीरियस वातावरण पे। तो सॉइल जो है बेसिस बनता है हमारे फूड सिस्टम का, तो इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है कि सॉइल हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत क्रिटिकल है हेल्दी फूड प्रोडक्शन के लिए। अब आज है वर्ल्ड सॉइल डे। अब क्या थीम है वर्ल्ड सॉइल डे की? भाई सॉइल्स, धरती, मिट्टी, वेयर द फूड बिगिंस। तो यहां पे एक मौका है कि कैसे हम कम्युनिटी अवेयरनेस को मोबिलाइज कर सकते हैं सॉइल हेल्थ को मेंटेन रखने का, सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए, और कैसे हम सुझाव के प्रति, हम कैसे कम्युनिटी को मोबिलाइज करके, अवेयरनेस बढ़ा के, कैसे हम और इनिशिएटिव्स लेके आ सकते हैं कि सॉइल हेल्थ को और इंप्रूव किया जा सके। क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर सॉइल डिग्रेडेशन? बहुत इजी बात है, हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है, हमने एनवायरमेंट में भी पढ़ा होगा। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज आ जाती हैं, माइनिंग आ जाता है, वेस्ट ट्रीटमेंट है, एग्रीकल्चर, कैसी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस फॉलो की जा रही हैं, हम वाटर इरोजन के बारे में पढ़ते हैं। बार बार कहा जाता है कि माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स को फॉलो कीजिए, उससे जो सॉइल इरोजन नहीं होता। ठीक है, फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन आ जाता है, ट्रांसपोर्ट इमिशंस है, तो ये सब जो कारण है हमारे सॉइल डिग्रेडेशन के फैक्टर्स बनते हैं। क्या क्या इंपैक्ट है सॉइल डिग्रेडेशन के? अब देखिए, अब हम बार बार ये बात करते हैं कि हमारे यहाँ पे जो किसान हैं उनके पास कितनी जमीन है। एवरेज स्मॉल लैंड होल्डिंग्स है 85 to 86% फार्मर्स के पास, 2 या 3 हेक्टेयर की। और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ऑलरेडी एक बहुत बड़ा कंसर्न है हमारे लिए। अब सॉइल डिग्रेडेशन कितना इंपैक्ट करता है? लगभग 30% ऑफ इंडिया टोटल लैंड एरिया। तो अगर सोचिए अगर 30% हमारे लैंड एरिया इंपैक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन, तो इसका जो इंपैक्ट है हमारी प्रोडक्टिविटी के ऊपर, फ्लोरा एंड फौना के ऊपर, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के ऊपर, ठीक है, सोशल वेलबींग के ऊपर, और उन कम्युनिटीज के ऊपर जो कि सॉइल, जो कि एग्रीकल्चर कम्युनिटीज हैं, उनके ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है इस चीज का। नियरली 3 करोड़ हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इज सफरिंग फ्रॉम न्यूट्रिएंट लॉस इन सॉइल, यानी कि डिप्लीशन ऑफ सॉइल ऑर्गेनिक मैटर की हम बात करें। और इतना ज्यादा इंसेक्टिसाइड, इतना ज्यादा पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स भी यूज करना वो भी अच्छी बात नहीं है, वो भी सॉइल हेल्थ को खराब करता है। वो क्या करता है? इतना ज्यादा एक्सेस में हम इरिगेशन कर रहे हैं, फर्टिलाइजर लगा रहे हैं, सॉइल जो है
वेस्ट वाटर के साथ कंटामिनेट हो रहा है, साथ में उसमें जो केमिकल्स हैं, पानी के साथ साथ फर्टिलाइजर के केमिकल्स, पेस्टिसाइड के केमिकल्स भी सॉइल में ऐड हो रहे हैं। और इसके इररिवर्सिबल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इररिपेरेबल कॉन्सिक्वेंसेस हैं हमारी सेहत के ऊपर, हमारी हेल्थ के ऊपर, क्योंकि वही सारे के सारे जो कंटामिनेटेड जो केमिकल्स हैं, जो कंटामिनेटेड वाटर है, कहां जा रहा है? क्रॉप में जा रहा है, जो हम बाद में खाएंगे। तो हमारी 5 डायमेंशनल कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी रही है सॉइल हेल्थ के लिए। पहली बात तो सॉइल को केमिकल फ्री बनाना। अब ये कहें कि अब जैसे सिक्किम है, वहां पे ऑर्गेनिक फार्मिंग काफी इंकरेज करी जाती है, कोशिश रहती है कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को कर सके, प्रमोट कर सके। अब ये कहना कि कंप्लीटली ऑर्गेनिक फार्मिंग कर दो, श्रीलंका ने एक्सपेरिमेंट करके देखा भी था एंड दैट बैकफायर्ड। कोशिश है कि कैसे हम कम से कम केमिकल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं सॉइल में। जितना कम इस्तेमाल करेंगे सॉइल की हेल्थ उतनी ही बेहतर रहेगी। और उसके अलावा सॉइल ऑर्गेनिक मैटर को कैसे एनहांस कर सकते हैं, सॉइल मॉइस्चर को मेंटेन करके रखना, कोशिशें करना, अच्छी प्रैक्टिसेस फॉलो करना कि सॉइल डिग्रेडेशन को कैसे रोका जा सकता है। अब यहां पे सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम की बात करें, 2015 में यह स्कीम केंद्र सरकार के द्वारा इनिशिएट करी गई थी। पहले किसानों को इस बात के बारे जानकारी नहीं होती थी कि कौन सा सॉइल टाइप है जिसपे हम क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, इस सॉइल में मॉइस्चर कितना है, क्या डेफिशिएंसी क्या है। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के चलते, जो कि 2015 में लॉन्च करी गई थी, इसके चलते किसानों को पता लगता है सॉइल हेल्थ के बारे और क्या क्या चेंजेस सॉइल में आने वाले हैं, और उसके चलते वो अपना जो प्रोडक्शन साइकिल है, जो क्रॉप साइकिल है, वो तय कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। उसके अलावा हम ऋषि सिंचाई योजना की बात करें, माइक्रो इरिगेशन के ऊपर बहुत एम्फेसिस ले डाउन किया जा रहा है, ताकि अगर हम सही तरीके से सही मात्रा में पानी दें तो उससे सॉइल इरोजन को प्रिवेंट किया जा सकता है, रीजनरेट किया जा सकता है नेचुरल वेजिटेशन को, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को इंकरेज किया जा रहा है कि ज्यादा ग्राउंड वाटर लेवल डिप्लीट ना हो। यह प्रॉब्लम पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में काफी ज्यादा है, ग्राउंड वाटर लेवल्स डिप्लीट हो चुके हैं बिकॉज ऑफ एक्सेसिव इरिगेशन टू पैडी। अब यहां पे बात आती है अंत में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, क्या रोल है इसका। तो फाओ यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन किसकी एजेंसी है? यूएन की एजेंसी है। ये काफी एक्टिविटीज फ्रॉम टाइम टू टाइम अंडरटेक करता है कि कैसे भारत सरकार की जो कोशिशें हैं सॉइल कंजर्वेशन के प्रति, कैसे ये भी कॉम्प्लीमेंट कर सकता है भारत सरकार की उन कोशिशों को। जैसे कि एफएओ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ सपोर्ट करता है दीनदयाल अंत्योदय योजना, एनआरएलएम की हम बात करें, नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन की बात करें, और इसके चलते कैपेसिटी डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाता है, जो कि लोकल कम्युनिटीज में जो फार्मर्स हैं, ठीक है, कि कैसे वो बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर सकते हैं फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, रिजिलिएंट प्रैक्टिसेस के ऊपर यहां पे फोकस किया जाता है। ठीक है, तो अब यहां पे साथ के साथ ऑब्वियसली फाओ का ये भी ऑब्जेक्टिव है कि कैसे जो किसान हैं इन प्रैक्टिसेस को इस्तेमाल करके अपनी इनकम्स को भी ऑगमेंट कर सकते हैं। तो अंत में यह कहना ठीक रहेगा कि आने वाले टाइम में हमको अब केवल सरकार या कुछ एजेंसीज के ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं सॉइल हेल्थ को। अब यहां पे जो एग्रीकल्चर कम्युनिटी है, खास करके जो साइंटिफिक एग्रीकल्चर कम्युनिटी है, जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं, अगर हम एकेडमिया की बात करें, पॉलिसी मेकर्स की बात करें, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हो, सरकार हो, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, सबको यहां पे एक सिनर्जिक अप्रोच दिखानी पड़ेगी, बेस्ट प्रैक्टिसेस सजेस्ट करनी पड़ेगी, और टाइमली हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारे देश में कौन से वो एरियाज हैं जहां पे जो सॉइल हेल्थ है डिग्रेडेड है, ताकि किसानों को पहले ही प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज पता लग सके। और इसी तरह से अगर हम कोऑपरेशन बढ़ाते रहेंगे, नॉलेज को इंक्रीज करते रहेंगे, नॉलेज शेयर करते रहेंगे सॉइल हेल्थ के बारे, उतना ही हम सॉइल को बेटर तरीके से कंजर्व कर पाएंगे। लास्ट आर्टिकल, चाइनाज मूव इन द इंडियन ओशन। देखिए हम क्यों इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो नवंबर 21 को चाइना की जो टॉप डेवलपमेंट एड एजेंसी है, क्या नाम है उस एजेंसी का? CIDCA, यानी कि चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एजेंसी। इसने नवंबर 21 को, यानी कि 2 हफ्ते पहले की बात है, पहली चाइना इंडियन ओशन रीजन फोरम की मीटिंग बिठाई थी। कहां पे? साउथ वेस्ट चाइनीज सिटी ऑफ कनमिंग पे। प्लीज मैप में देखिएगा कि कनमिंग कहां पे है। नाउ अब देखिए, अब इंडियन ओशन, इंडो पैसिफिक रीजन, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, ये हॉटस्पॉट रीजन बने हुए हैं जियोपॉलिटिक्स के। चाइना का फुटप्रिंट, इकोनॉमिक फुटप्रिंट इस रीजन में बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ चाइनाज एम्बिशियस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट्स,
which spans across Asia, अफ्रीका, यूरोप, लैटिन अमेरिका। अब इंडियन ओशन अगर हम मैप में देखेंगे ट्रायंगुलर इन शेप है। हमारा भी बहुत इंटरेस्ट है इंडियन ओशन में। इनफैक्ट अमेरिका के साथ हम इंडो पैसिफिक में भी काफी एक्टिवली एंगेज कर रहे हैं। सागर इनिशिएटिव आपको याद होगा 2015 में सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, मोदी जी ने ये एक्रोनिम दिया था फॉर द इंडियन ओशन रीजन। कैसे हम इंडियन ओशन रीजन में जो आइलैंड कंट्रीज हैं उनके साथ हम कोऑपरेशन कर सकते हैं, पार्टनरशिप डेवलप कर सकते हैं, ताकि हम वहां पे एक्वेटिक इकोसिस्टम को, मरीन रिसोर्सेज को, मरीन वेल्थ को कंजर्व कर पाए। कुछ ऐसी ही बातें चाइना ने इस फोरम में इंडियन ओशन रीजन में जो आइलैंड कंट्रीज हैं उनके साथ बात करी है, ये वाली बात करी है। चाइना ने प्रपोज करा है कि हम यहां पे तो ये सॉफ्ट डिप्लोमेसी की बात आ रही है। मरीन तो यानी कि यहां पे कोई ट्रेड अलायंस या कोई सिक्योरिटी अलायंस बनाने की बात नहीं करी गई है। चाइना एक बात कह रहा है कि इंडो पैसिफिक में क्वाड बना है, ऑकस बना है, कि भाई आप मुझको कंटेन करने की कोशिश कर रहे हो तो मैं भी क्यों नहीं ऐसे इनिशिएटिव लेके आ सकता जहां पे मैं आपके ऑनगोइंग इनिशिएटिव्स को काउंटर कर सकूं। तो चाइना ने यहां पे बातचीत करी है मरीन डिजास्टर के बारे, मरीन डिजास्टर प्रिवेंशन के बारे, यहां पे मिटिगेशन कोऑपरेशन मैकेनिज्म्स की बात करी गई है। ठीक है, कैसे डिजास्टर्स के प्रति हम अपनी रेजिलियंस को बढ़ा सकते हैं, मरीन रिसोर्सेज को कैसे हम जुडिशियसली यूटिलाइज कर सकते हैं, टूरिज्म को कैसे बढ़ा सकते हैं, फिशरीज को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, शिपिंग को एक सस्टेनेबल तरीके से कैसे प्रमोट कर सकते हैं। ये सब बातें चाइना ने इस फोरम में, इस मीटिंग में करी हैं। कौन से देशों ने इस फोरम को बैक करा है, यहां पे मैंने बोल्ड किया हुआ है उन देशों का नाम जो कि हमारे नेबरहुड में है। पाकिस्तान, नो सरप्राइज, पाकिस्तान तो बैक करेगा, चाइना का इनिशिएटिव है। म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव्स और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं, लेकिन मैंने जो बोल्ड किया हुआ है देखिए हमारे नेबरहुड में आ जाता है। एंड सरप्राइजिंगली ऑस्ट्रेलिया। देखिए ऑस्ट्रेलिया में अभी तो लेबर पार्टी के लीडर हैं, लेकिन इससे पहले स्कॉट मॉरिसन थे। स्कॉट मॉरिसन लिबरल पार्टी के लीडर थे और 2020 से कोविड के समय से ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा एंटी हो चुका है चाइना के। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया एक बहुत सिग्निफिकेंट पार्टनर भी है क्वाड का, ऑकस का। अब यहां पे एक और न्यूज आती है, चलो एक तो हो गया हमारे लिए कंसर्न कि हमारा, चलो चाइना की आदत भी है हमारे नेबरहुड में इंटरफेयर करने की, जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी की हम बात करते हैं। अब यहां पे लेकिन जो बाकी देशों का नाम हमारे सामने आया है, ईरान, ओमान, साउथ अफ्रीका, केन्या, तंजानिया, चलो ये जो भी चाहे देश काम कर सकते हैं, इनकी अपनी फॉरेन पॉलिसी है, इनकी अपनी मर्जी है, लेकिन हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं इन देशों के साथ। जहां तक ऑस्ट्रेलिया और मालदीव्स की बात आती है तो अभी तो आपको हैरानगी लगी होगी सुन के कि ऑस्ट्रेलिया और मालदीव्स भी यहां पे क्यों शामिल हैं, बिकॉज अभी तो जो मालदीव्स की सरकार है, इब्राहिम सोली की बात करें, वो तो प्रो इंडिया माने जाते हैं। लेकिन यहां पे मालदीव्स और ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने यह बात बोली है कि देखो हमारी तरफ से कोई ऑफिशियल आदमी नहीं गया, कोई ऑफिशियल यहां पे ना कोई ब्यूरोक्रेट गया, ना कोई मिनिस्ट्री में से गया है। ये तो फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर हैं केविन रुड, जो कि अगेन एक लेबर पार्टी के ही लीडर थे, और जो फॉर्मर मालदीव्स प्रेसिडेंट हैं वो अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी पे गए हैं। वो मालदीव्स या ऑस्ट्रेलिया के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने नहीं गए हैं। ऑफिशियल पार्टिसिपेशन मालदीव्स या ऑस्ट्रेलिया के द्वारा नहीं कोई करी गई है। हमारा स्टैंड क्या है, तो जू वे जो कि स्पोक्सपर्सन है इस एजेंसी के जिन्होंने मीटिंग ऑर्गेनाइज करी थी, उनका यह कहना है कि देखिए भारत एक मेजर कंट्री है इंडियन ओशन में। देखिए इंडियन ओशन के जो दो आर्म्स हैं, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, तो हम पेनिनसुलर इंडिया की बात करते हैं, तो क्यों नहीं होंगे हम मेजर कंट्री इस रीजन में। और इनका भाई साहब का यह कहना है कि भाई हमने भारत को इन्वाइट किया था इस फोरम में, और हम लुक फॉरवर्ड करते हैं कि भारत से कोई ऐसे रिप्रेजेंटेटिव इस बार इस मीटिंग में नहीं आए, लेकिन अगर आने वाले समय में अगर भारत से कोई रिप्रेजेंटेटिव आता है तो हम बहुत खुश होंगे। इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि हमारी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन इस फोरम में होगा जो कि चाइना के द्वारा शुरू करा गया है। देखिए अब अगस्त सितंबर की बात है, बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हो रही थी। कोलंबो की बात करें, अब कोलंबो, पोर्ट ऑफ कोलंबो में ये जो युआन वैंग 5 है, जो कि चाइना का सैटेलाइट सर्वेलेंस जो जहाज है वो पाया गया था, सैटेलाइट सर्वेलेंस जो शिप है वो पाई गई थी। अब इसके चलते हमको भी बहुत कंसर्न थे, सिक्योरिटी कंसर्न्स थे, क्योंकि पहली बात तो ये पोर्ट ऑफ कोलंबो से 750 किलोमीटर के एरियल रीच पे है फ्रॉम द कुंदाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। और ये जो जहाज है क्या है, सैटेलाइट सर्वेलेंस जहाज है। उसके अलावा आईएनएस अरिहंत में रिसेंटली हमने सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट करे थे फ्रॉम द के मिसाइल, जो के फैमिली मिसाइल्स है, विच इज नेम्ड आफ्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो चाहे वो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हो, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हो, हम वो टेस्ट कर रहे हैं। और अगेन अब ये चाइना का ये सैटेलाइट सर्वेलेंस जहाज इंडियन ओशन के पानी में, कोलंबो के वाटर्स में पाना,
ये एक सस्पिशन हमारे माइंड में क्रिएट करता है कि क्या चाइना हमारी एक्टिविटीज को मॉनिटर करने की कोशिश कर रही है। तो व्हाई शुड वी बी अ पार्ट, ऑलरेडी चाइना के साथ हमारे अपने डिफरेंसेस हैं, व्हाई शुड वी बी अ पार्ट ऑफ एनी इनिशिएटिव और एनी फोरम व्हिच इज रन बाय चाइना। अगर इंडियन ओशन में लेजिटिमेसी बनाने की बात है, अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने की बात है, तो हम रिकॉग्नाइज करते हैं एक ऐसे फोरम को जो कि पिछले 25 सालों से बहुत स्ट्रांगली वहां पे बना हुआ है। वो कौन सा फोरम है? IORA, यानी कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। अब इस फोरम के बारे में अगर आपको मैं कुछ बातें बताऊं, आपको ये पता हो, इस फोरम की स्थापना 1997 में करी गई थी। ठीक है, इसकी इंसेप्शन किसके द्वारा करी गई थी? ऑस्ट्रेलिया वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ दिस फोरम। ठीक है, और आपको ये बात पता हो कि जो IORA है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, ये ऑब्जर्वर बना था UNGA में, यूनाइटेड नेशन का ऑब्जर्वर स्टेटस मिला था 2015 में। ठीक है, ये बातें आपको पता हो, तो हम इस फोरम को रिकॉग्नाइज करते हैं। एज फार एज having a credibility or having a stake in the Indian Ocean is concerned, we won't recognize any forum by China. ये एक नई बात हमारे सामने आ रही है। एक नया नेवल बेस कंबोडिया में भी चाइना का बन रहा है, बन चुका है रादर। कंबोडिया की सरकार इस बात को डिनाई कर रही थी। 2019 में कंबोडिया की सरकार ने इस बात को डिनाई किया था, लेकिन 2021 में कंबोडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने इस बात को रिकॉग्नाइज किया कि हाँ, जो रीम नेवल बेस है, वहां पे चाइना हमारी मदद कर रही है उसको मॉडर्नाइज करने में, वहां पे पोर्ट डेवलपमेंट हो रही है। इनफैक्ट ये चाइना की दूसरी नेवल बेस होगी इन फॉरेन टेरिटरी। तो चाइना की जो पहली ओवरसीज मिलिट्री बेस थी वो कहां पे है? जिबूटी में है। कब बनी थी? 2017 में। और ये दूसरी नेवल बेस होगी। इस बात की जो पुष्टि है, इस बात के बारे जो पता लगा है, वो यूएसए के द्वारा पता लगा है। अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट के द्वारा जो रिपोर्ट्स आई हैं वो इस बात को लेकर वैलिडिटी कर रही हैं कि यस, चाइना की जो सेकंड नेवल बेस है वो यहां पे रीम में बन चुकी है, और इस बात को कंबोडिया डिनाई कर रहा था। तो यहां पे अभी आपको नहीं दिखेगा, शायद अभी मैं बीच में आ रहा हूं, लेकिन जब आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे आप देख सकते हैं ये है आपका रीम नेवल बेस। क्या आपको पता है इसके अलावा चाइना कोशिश क्या कर रहा है? अपनी मिलिट्री बेसिस को सेटअप करने की कोशिश कर रहा है म्यांमार में, थाईलैंड में, सिंगापुर में, इंडोनेशिया में। ऑलरेडी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी के चलते, चाहे वो ग्वादर पोर्ट हो, चाहे वो चिटागोंग पोर्ट हो, चाहे वो हैम्बनतोता पोर्ट हो, चाइना की कोशिश है कि कैसे इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, वहां पे नेबरिंग कंट्रीज में जहां जहां पे पोर्ट्स हैं, कैसे वो पोर्ट्स को डेवलप कर सके, कैसे उन पोर्ट्स को डेवलप करने के बहाने एक नेवल बेस बना सके। अभी तक तो हमारे नेबरहुड में चाइना के कोई नेवल बेस नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है, जैसे म्यांमार हमारे नेबरहुड में है, पाकिस्तान हमारे नेबर में है, श्रीलंका हमारे नेबर में है, तो क्या यहां पे भी आने वाले समय में नेवल बेसिस चाइना सेटअप कर सकता है? यह हमारे लिए चिंता का विषय बनता है। हो सकता है कि सारी की सारी कोशिशें चाइना के द्वारा सक्सेसफुल ना हो सकता है कि सारी की सारी जो कोशिशें हैं चाइना के द्वारा बेसिस सेट करने की इन ऑल दीज कंट्रीज, वो शायद सक्सेसफुल ना हो सके, लेकिन यहां पे डेफिनेटली चाइना का जो क्लाउड है इन देशों में वो बढ़ रहा है, तो वो हमारे लिए चिंता का विषय बनता है। और ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के चलते जो इतने एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स चाइना ने जो अनाउंस करे हैं और जिस पे वर्क अपॉन कर रहा है, ये एक पोटेंशियल मिलिट्री एडवांटेज चाइना की आर्मी के लिए क्रिएट कर सकते हैं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन डेफिनेटली चाइना का एक अपर हैंड जरूर रहेगा, बिकॉज ये सारे वही देश हैं जहां पे चाइना ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करा हुआ है। क्वेश्चन ऑफ द डे, हाउ डज क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इंपैक्ट द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी? दूसरा पार्ट क्वेश्चन का है, व्हाट मेजर्स हैव बीन टेकन टू डीक्रिमिनलाइज, व्हाट मेजर्स हैव बीन टेकन एज फार एज डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया इज कंसर्न। 250 वर्ड्स में आपने आंसर करना है। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, एडिटोरियल्स विद मींस आंसर राइटिंग। इस ग्रुप का एक्सेस पाने के लिए आप अभी वीडियो देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये लिंक दिखाई देगा, क्लिक करेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल के प्रति रीडायरेक्ट किया जाएगा, और यहाँ पे बेस्ट आंसर, मॉडल आंसर दोनों ही शाम को 6 बजे पिन किए जाते हैं। जाने से पहले दोस्तों, जो 2 और 3 दिसंबर के एडिटोरियल डिस्कशन का जो बेस्ट आंसर था, दोनों ही दिनों का जो बेस्ट आंसर था आयुषी का था, आयुषी देगा। सो आयुषी, वेरी वेल डन, वी विल पिन द आंसर इन द ग्रुप। जाने से पहले हमारे जो एडवर्टाइजमेंट होती है, असंभव को संभव बनाने वाला हमारा स्लीपी क्लासेस का संभव प्रीलिम्स लाइव क्रैश कोर्स, जो कि 28 नवंबर से पिछले हफ्ते से शुरू हो चुका है। मंडे टू सैटरडे डेली लाइव क्लासेस रहती हैं। एनवायरमेंट के सब्जेक्ट से शुरू करा था हमने, और यहां पे स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों ही आपके साथ डिस्कस किए जाते हैं सब्जेक्ट वाइज, वेदर इट्स एनवायरमेंट, वेदर इट्स इकोनॉमी, वेदर इट्स पॉलिटी, वेदर इट्स ज्योग्राफी, वेदर इट्स हिस्ट्री, वेदर इट्स साइंस, वेदर इट्स IR, हर एक चीज का स्टैटिक और करंट दोनों डिस्कस किया जाएगा। अलॉन्ग विद दैट यू विल गेट मोर देन 4000 क्वेश्चंस फॉर योर प्रैक्टिस। एंड बोनस है कि यहां पे आपको स्पेशल CSAT की क्लासेस भी देखने को मिलेंगी।
प्राइस क्या है 11,999। वैलिडिटी कब तक है 30 अप्रैल 2023 तक। और इंफॉर्मेशन लेने के लिए यहां पे 1800-890-3043 पे कॉल करें और इस कोर्स का हिस्सा बने। तो मैं आपसे इजाजत लूंगा, मिलूंगा आपको मैं कल और चर्चा के साथ। आप अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।